And once I complete the topic, you may ask questions from these topics. And these are three basic topics in which we will discuss three kinds of energy that we harness from sea. सी के पास वो तीन तरह की जो एनर्जीज हैं जो हम हार्नेस करते हैं, जिसको हम आम तौर से या खास तौर से कहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या डिस्कस करना है? एनर्जी फ्रॉम द सी। ये आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है सीधे, और कभी कभी एंट्रेंस में भी इससे सवाल पूछा जाता है, ये बात याद रखिए। तो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट related to energy from the sea? That seas and oceans are source of kinetic and potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी अब तक जो हम समझते आए हैं वो ये समझते आए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमको बेसिकली हाइट की वजह से मिलती है। ऐसा नहीं है, हाइट की वजह से ही नहीं बल्कि स्प्रिंग एक्शन की वजह से, मास की वजह से। ये सब आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे कंसेप्ट। तो there are many reasons of potential energy and mass is one of the reason of potential energy. अगर किसी जगह पर सडन इंक्रीज हो जाए मास का तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो सी के पास कौन सी दो एनर्जी होती हैं? सी के पास जो दो एनर्जी होती हैं उनमें से एक है काइनेटिक एनर्जी और आपकी दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे क्रिएट होती है इसके पास, या हम कैसे हासिल करते हैं इससे, इसको हम प्रिलिमिनरी स्टेज पर इस 10th क्लास के अंदर समझने वाले। रीजन क्या है इन दोनों एनर्जीज का? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज टू एनर्जी? एंड द रीजन इज वेरी क्लियर कट, इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मोशन ऑफ वेव। तो ये दो पर्टिकुलर रीजन है, एक तो मोशन ऑफ वेव एंड इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है? बहुत सारा वॉल्यूम है वाटर का, वाटर बॉडी है, एक बड़ी वाटर बॉडी है, और मोशन वेव्स का मोशन है। और इन दोनों की भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो इसकी वजह यह है कि ग्रेविटी की वजह से वो जमीन में जहां पर नशेब मिला है, पानी वहां जमा हो गया, उसको हमने सी या ओशन कहना शुरू कर दिया है। बात समझ में आ रही है? और मोशन ऑफ वेव क्या होता है? मोशन क्या होता है? मोशन बेसिकली विंड्स की वजह से होता है, जो समंदर की सरफेस पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, दैट क्रिएट lot of motion in the upper surface of the sea. Now, what is the difference between sea and ocean? ये यहां पर हम इसको ओमान सी कहते हैं, इसको इंडियन ओशन कहते हैं। What is the difference? What is the difference between sea and ocean? ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? आमतौर से सी जो होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू ओशन। ओशन जो होता है वो थोड़ा सा बिगर या लार्जर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक खास डिफरेंस क्या होता है कि ये जो सी होता है आमतौर से ये लैंड से कनेक्टेड होता है, और ओशंस जो होते हैं वो लैंड से कनेक्टेड नहीं होते। बात समझ में? तो हालांकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बात समझ में? ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको ओमान सी कह देते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये ओमान है, और इसको इंडियन ओशन कह देते हैं क्योंकि ये इंडिया के दोनों तरफ है। हालांकि इधर वाले पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। क्या बोलते हैं? आप सबने पढ़ा होगा अरेबियन सी ज्योग्राफी के अंदर, है ना। और इस वाले पार्ट को भी इसको क्या कहते हैं? मैं भूल गया। बहरहाल ये दोनों तरफ सी है, और इन दोनों को मिला के ये बेसिकली क्या बन रहा है? ओशन बन रहा है। ठीक है, तो कैसे हमको एनर्जी मिलती है, दैट वी विल सी। फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू हार्नेस फ्रॉम द ओशन और सी। फर्स्ट इज टाइडल एनर्जी, है ना। ये काय से बनाया है या इसी से हमने बनाया? टाइड्स। ठीक है, टाइड्स आती हैं, अभी मैं समझाऊंगा टाइड्स होती क्या है बेसिकली। नाउ द सेकंड वन इज वेव। वेव हमने शब्द देखी है, जो समंदर के ऊपर वेव चलती हैं, आपके लहराती हुई, और पानी ऊंचा नीचा होता रहता है, उसी को बेसिकली वेव्स कहते हैं। उसका रीजन बेसिकली विंड्स होता है ना। इसका जो रीजन है वो बेसिकली विंड्स होता है। ओशन थर्मल एनर्जी,
है ना, ओशन थर्मल एनर्जी को हम कैसे हार्नेस करते हैं, या ओशन थर्मल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी हम देखेंगे। और इसका रीजन जो बेसिकली है वो क्या चीज है, इसका रीजन सन है। कल इसकी बात करी थी हमने, ओशन थर्मल एनर्जी का जो रीजन है बेसिकली सन है। ओशन को अगर आप स्टडी करेंगे, ओशन या सी को, तो पूरी लैंड यानी कि पूरी अर्थ का जो टोटल सरफेस एरिया है, आउटर सरफेस एरिया है ना, एक लैंड बना लें यहां पर, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ, ओके, दिस इज अवर अर्थ। तो इसका 2/3 एरिया, इसका यानी 2/3 एरिया, यानी ऐसे समझ लें कि यहां से लेकर और यहां तक कितना एरिया, 2/3 एरिया बेसिकली वाटर बॉडीज है। क्या है, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कहिए या आप ओशन कहिए, इसको सी कहिए, तो ये बेसिकली वाटर बॉडीज हैं, ओशन या सी है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी यही फेच करता है या रिसीव करता है सन की। बात समझ में, क्योंकि जिस तरह से हमारी जमीन के ऊपर सूरज निकलता है, ऐसे ही सन के ऊपर भी सूरज निकलता है। तो अगर ये सूरज निकल रहा है तो वो एनर्जी कहां जा रही है, वो एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर बॉडीज एब्जॉर्ब कर रही है। वो एनर्जी की वजह से पानी हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी हीट हो जाता है। ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी विल कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। सो लेट अस बिगिन विद टाइडल एनर्जी। अब हम टाइडल एनर्जी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे। बात समझ में आई। टाइडल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, आप में से बहुत से लोग कभी कभी हो सकता है वहां गए हो, बॉम्बे, मुंबई गए होंगे, तो वहां पर एक जगह है हाजी अली, है ना। वहां पर कौन सी जगह है, हाजी अली एक जगह है। तो हाजी अली बेसिकली समंदर के अंदर है, 1-1.5 किलोमीटर अंदर है। एग्जैक्टली मुझे डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन समंदर के अंदर है, और वो एक रास्ता है। ठीक है, हाजी अली को अगर ध्यान से देखेंगे तो हाजी अली एक दरगाह है बेसिकली, और वो छोटा सा एक टापू समझ लीजिए उसको, है ना, एक 2000 गज का टापू समझ लीजिए, और उसके ऊपर वो दरगाह बनी हुई है। तो वहां तक जाने का एक रास्ता है, वहां तक जाने का एक रास्ता है, जो बेसिकली दिन में तो खुला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो पानी उसके ऊपर आ जाता है। आप लोगों ने सबने देखा होगा, अगर कोई लोग वहां पर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं टाइड, इसी को क्या बोलते हैं, टाइड। ठीक है, तो रात में बेसिकली क्या हो जाती है, रात में हाई टाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, हाई टाइड हो जाती है। और दिन में क्या हो जाती है, दिन में लो टाइड हो जाती है, लो टाइड। बेटा ये किसी का माइक ऑन है, तो आप लोग माइक को जो है वो ऑफ रखेंगे। ठीक है, सब लोग ऑफ रखेंगे माइक। वरना बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। ओके, तो टाइड क्या होती है, बेसिकली टाइड क्या होती है और इसका रीजन क्या होता है। तो टाइडल एनर्जी आती कहां से, हम ये समझ लें तो हमें बात समझ में आ जाएगी। तो टाइडल एनर्जी आती कहां से, टाइडल एनर्जी का रीजन क्या है, टाइडल एनर्जी रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ टाइडल एनर्जी। इट इज द ग्रेविटेशनल एनर्जी, इट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी किसकी है, बेसिकली मून की है, क्योंकि सबसे बड़ी मास वाली जो बॉडी है हमारे अर्थ के चारों तरफ, वो कौन सी है, वो मून है। बात समझ में, वो क्या चीज है, मून। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ। तो होता क्या है, जब ये मून आता है, मून किधर ना किधर तो रहता ही है हर वक्त। तो अगर ये जो जिस तरफ मून है हमारा, अगर उसी तरफ हमारा ये सी भी है, सी, अगर ये सी है, ठीक है, तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फ्रॉम द मून, ये बेसिकली यहां का जो पानी है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समंदर का लेवल, फॉर एग्जाम्पल समंदर का जो लेवल है वो
सपोज करिए समंदर का जो लेवल है वो ये वाला है, इसको आप समझिए ये सी है, क्योंकि दुनिया गोल है तो समंदर भी तो गोल होगा। होता क्या है, जैसे ही यहां पर मून आएगा, जैसे ही यहां पर मून आएगा ऊपर, तो समंदर का लेवल ऐसे उड़ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं सबको, आप लोग अनम्यूट करके आप खुद से बता सकते हैं क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप कि टाइड, बेसिकली टाइडल एनर्जी आती कहां से, टाइडल एनर्जी होती क्या है। तो उसका बेसिक समझने के लिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है बिटवीन अर्थ एंड मून, because of that energy the level of the sea, or you see the water molecules get attracted towards the moon so that it is having it reaches to certain height। और इसी हाइट की वजह से वो हाजी अली वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको, हाजी अली वाला जो रास्ता है वो इसी वजह से रात में क्या होता है कि उसके ऊपर समंदर का पानी आ जाता है, कोई जादू नहीं हो जाता उसमें, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी ऊंचा हो जाता है। तो एक लूनर डे में, एक लूनर साइकिल में, इसको बोलेंगे लूनर साइकिल, लूनर साइकिल। मैं सब चीजों को मिटा दूं तो ज्यादा अच्छा है, इसको बोलेंगे लूनर साइकिल। लूनर साइकिल, लूनर साइकिल का मतलब एक दिन, यानी एक बार चांद निकला और डूब गया, इसको बोलेंगे वन लूनर साइकिल। तो वन लूनर डे भी बोलेंगे हम इसको। तो वन लूनर डे, इसको लूनर डे बोले तो ज्यादा अच्छा है, इट इज लूनर डे। तो एक लूनर डे में समंदर का पानी यूं ऊपर जाएगा और यूं नीचे आएगा। बात समझ में आई? ऐसे नीचे आएगा तो ये हमको हाइट मिलेगी। हाइट ये थोड़ी बहुत नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर मिलेगी। बात समझ में आई? ये बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर मिलेगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस पिक्चर व्हिच आई हैव शोन ऑन द स्लाइड। अब इस वाली पिक्चर पर जरा गौर कीजिए, ये वाली जो पिक्चर बना रखी है, ठीक है। हम ये मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी के अंदर शो नहीं कर रखा, ये पिक्चर ऐसी शो नहीं कर रखी है एनसीईआरटी के अंदर, ये मैंने जानबूझ के ली है एक जगह से, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग इस पिक्चर को। इस पिक्चर में क्या है, ये बेसिकली टाइडल प्लांट है। ये क्या बने हुए? टाइडल टावर्स बने हुए, जो बेसिकली कहां पर लगा रखे हैं हमने, जो आपका सी बेड है उसके अंदर हमने इसको पाइवट कर रखा है, बांध रखा है। बात समझ में आई? एक तरह से समझिए सी के अंदर खंबे गाड़ रखे हैं हमने, ठीक है। और उसमें यहां पर देखिए ये टर्बाइंस लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? टर्बाइन। इनको बड़ा करके दिखा दूं मैं, ठीक है। ये क्या लगे हुए हैं? ये टर्बाइन लगे हुए हैं। तो होता क्या है, जब पानी ऊपर जाता है और जब पानी नीचे आता है तो इसकी वजह से ये घूमते हैं बहुत तेज। बात समझ में? उसकी वजह से क्या होते हैं, ये घूमते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, कहीं से भी मोशन अगर मिल गया, तो उसको हम बड़े आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ये जो ब्लेड लगे हुए हैं ना, बेसिकली ये टर्बाइंस के ब्लेड है। अब इससे ज्यादा आपको आपके लिए जानना जरूरी नहीं है टाइडल एनर्जी के बारे में। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा इतना जितना बता दिया ना, इतना बेसिकली काफी है ये टाइडल एनर्जी के बारे में जानना। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसको मैं ऊपर बजा दूं इंटरफेस को। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। टाइडल एनर्जी बेसिकली आई कहां से है हमारे पास? टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, बाद में वीडियो के लिए मत देखिएगा। टाइडल एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम सी वाटर लेवल वेरिएशन। और इसका रीजन क्या है? और इसका रीजन क्या है? रीजन इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। इसका रीजन बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल है किसका? बिकॉज ऑफ द मून, ठीक है। बात समझ में आई? मैं देख रहा हूं।
बेटा सब लोग अनम्यूट रखेंगे ये। everybody has to everybody has to mute. इसकी लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, कोई बता सकता है मुझे लिखकर? इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? इट इज लिमिटेड टू द प्लेसेस नियर द सी। बात समझ में आई? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड टू द प्लेसेस नियर द सी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो टाइडल एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है, टाइडल एनर्जी होती क्या है, टाइडल एनर्जी की लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्स है, रोजाना टाइड रहेगी, रोजाना हर महीने में 15 दिन मून निकलेगा बहुत अच्छी तरीके से, तो 15 दिन तो बहुत अच्छी टाइड्स रहेंगी। बात समझ में? जब मून नहीं निकलता है, जब मून बैक साइड में होता है अर्थ के, उस वक्त टाइड नहीं होगी, उस वक्त हमें कुछ टाइड नहीं मिलेगी, लेकिन जब मून हमारे समंदर के ऊपर होगा हमें टाइड मिलेगी। तो ये बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स है, इसके अंदर आपको सिर्फ खर्चा क्या करना है, आपको खर्चा ये करना है कि आपको एक डैम बनाना है, और ये ऑफ कोर्स ये कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है ना आपको, ये कॉस्टली है। बात समझ में? आगे बढ़े बच्चों, इतना समझ में आ गया? नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल और टॉपिक, दैट इज वेव एनर्जी। व्हाट इज वेव एनर्जी? how the waves are created, and the reason of the wave is wind. Winds on the surface of sea and oceans, of course, sea and oceans creates waves. बात समझ में? तो जो सरफेस होती है उसके ऊपर विंड्स चलती हैं, बहुत बड़े बड़े तूफान भी चलते हैं, तो वो बेसिकली वेव्स क्रिएट करती हैं। ये एक्चुअल फोटोग्राफ दिखा रखा है राइट हैंड साइड पर, मैं अपने ये ऊपर कर देता हूं इंटरफेस, तो आप ये देखेंगे, ये बेसिकली वेव्स की वजह से जो आपका ये क्या चीज है अभी बताता हूं इसको मैं, पहले आप इस फिगर पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये जो फिगर है इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, से इट इज फिगर 1, ओके, इसको हम फिगर 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये पंप एंड जनरेटर सेट है। यहां पर ये देखिए, इस जगह पर ये क्या चीज है, पंप एंड जनरेटर सेट है, और ये देखिए ये बहुत बड़े से ब्लेड्स हैं या कहिए प्लेट्स हैं, और इनको यहां पाइवट कर रखा है, यानी कि बांध रखा है नीचे। कहां पर बांध रखा है? समंदर की सतह में बांध रखा है, सी बेड पर बांध रखा है, और ये ऊपर बेसिकली इसको बोलते हैं बॉय। तो ये बेसिकली बॉयंट फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? अब जैसे ही ये वेव होती है तो ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली ऊपर नीचे होते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है फिगर 2 के अंदर। इसको अगर हम बोलेंगे ना फिगर 2, इसको हम बोलेंगे फिगर 2। इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं बेसिकली हाइड्रोलिक रैम ज्वाइंट। तो ये होता तो एक बेसिकली सीधा कैप्सूल है, ये बेसिकली सीधा कैप्सूल होता है, लेकिन क्या होता है, ये वेव्स की वजह से यूं लहराने लगता है। बात समझ में आई? जैसे वेव्स लहरा रही है वैसे लहरा रही है। आपको दिखेगा कि इस जगह पर ये बिल्कुल नीचे झुका हुआ है और इस जगह पर ये आपके ऊपर उठा हुआ है। तो इसकी इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज हमको तो किसी ना किसी तरीके से मोशन चाहिए। बात समझ में? अगर हमें रेसिप्रोसिटी मोशन मिल गया तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर, और रोटेशनल मोशन वापस हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ये बेसिकली एनर्जी आती क्या है, कहां से, और ये मतलब आपको अगर कहीं पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ेगी तो ये नेक्स्ट स्लाइड में इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। Now, the very first point is wave possesses lot of kinetic energy that can be harnessed to produce electricity. ठीक है, so electricity is produced
by harnessing kinetic energy of sea waves। बात समझ में आई? कोई मुझे स्टूडेंट ये बता सकता है कि जो वेव एनर्जी है, या इस वेव एनर्जी को जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका बेसिकली सोर्स क्या है? कोई मुझे बता सकता है? मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। कोई बता सकता है इसका पेरेंट सोर्स क्या है? ये बेसिकली पैदा कहां से हुई है वेव एनर्जी? विंड एनर्जी। हाँ, विंड कहां से पैदा हुई है बेटा? स्ट्रॉन्ग विंड। सोलर एनर्जी। हाँ, ये एक्चुअली में विंड एनर्जी भी जो है वो भी बेसिकली किसकी वजह से? सोलर एनर्जी की वजह से और अर्थ की ज्योग्राफी की वजह से। ये अर्थ जो हमारी झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री पर, ये पता है आपको या नहीं कि अर्थ हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी? अब झुकी हुई मतलब एक्चुअली में स्पेस में कोई चीज नीचे ऊपर दाएं बाएं नहीं होती है। आप ये समझिए जो सोलर सिस्टम का जो प्लेन है ना, जो सोलर सिस्टम का प्लेन है, उसमें अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो इसके झुकने की वजह से ये मौसम तब्दील होते हैं, और इसके साथ जब सूरज मिल जाता है तो फिर हवाएं चलने लगती हैं। बात समझ में आई? इसके साथ जब सूरज मिल जाता है तो हवाएं चलने लगती हैं। तो इसका झुकना और सूरज का होना, इसी की वजह से हमारी जो जमीन है इसके ऊपर क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो इसकी जो आपकी जो मदर नेचर है, इसका जो बेसिक रीजन है वो प्रेजेंस ऑफ सन है। बात समझ में? वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी। तो इस पॉइंट को जरूर लिखना चाहिए। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर द सी। ओवर द सी होगा, अंडर द सी तो नहीं होगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, एक्चुअली में डिसएडवांटेज कहने से ज्यादा अच्छा है कि हमको कहना चाहिए लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन क्या है? हमें स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नीडेड। बात समझ में आई? स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए। तो जिस जगह पर स्ट्रॉन्ग विंड नहीं चलती ना, वहां पर ये बेसिकली हम इसको हम यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इसके बारे में कोई सवाल पूछना होगा तो आप लोग पूछेंगे मुझसे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट टॉपिक, और ये आज का शायद लास्ट टॉपिक रखेंगे। इसको समझ लीजिए, व्हाट इज दिस ओशन थर्मल एनर्जी, है ना? ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है इसको समझ लीजिए। ओशन थर्मल एनर्जी भी सूरज से आई है। टू नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट operation, first of all we will know about the ocean thermal energy power plant and ocean temperature difference। बात समझ में? पहले तो हमें ओशन टेम्परेचर डिफरेंस को समझना पड़ेगा। इसको समझ लीजिए ध्यान से सुनिए। ये फॉर एग्जांपल इसको हम अर्थ कंस्ट्रक्ट कर लें, और ये सपोज करिए नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है? साउथ पोल है। आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पता होगी कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इक्वेटर कहां पर होगी बच्चों? इसमें इक्वेटर यहां पर होगी, ऐसे होगी। दिस इज द इक्वेटर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर होगी? ये एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी। और याद रखिए जो सन है हमारा, सन को मैं रेड से बनाऊंगा। जो सन है वो हमारा कैसे कहां कहां निकलता है? देखिए सन या तो इसके ऊपर रहता है एग्जैक्टली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसमें कौन सी नीचे होती है कौन सी ऊपर पता नहीं। और सन यहां से यहां तक ट्रेवल करता है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों के? ये बिल्कुल ये वाली जो लाइट है, ये बात पता है पहले से या नहीं? यस सर।
ये बिल्कुल इन दो लाइंस के ऊपर ही रहता है, कभी भी सन इन दो लाइन के ऊपर से बाहर नहीं जाता। तो ये जो हमारे ये जो हमारी इक्वेटर है ना, ये जो बीच वाली जो लाइन है इक्वेटर, इसके ऊपर ये 2 बार आता है इसीलिए, और इससे सबसे ज्यादा नजदीक रहता है ये, इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो इक्वेटर पर होती है। बात समझ में आई या नहीं? अब होता क्या है कि इतने एरिया में जो सी है, इतने एरिया में, ठीक है, इतने एरिया में, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ठीक है, यानी इस एरिया में जितने भी सी होते हैं, इतने एरिया में जितने भी सी होते हैं, उनमें जो सरफेस होती है वो हॉट होती है। हॉट कौन सी चीज होती है? वो बेसिकली सरफेस होती है। सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही सरफेस के नीचे चले जाएंगे हम, तो हमको क्या होगा, कोल्ड वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये पोल्स पर क्या होता है, सरफेस कोल्ड होती है। सरफेस क्या होती है? कोल्ड होती है। सरफेस का मतलब वाटर सरफेस, और सरफेस के जैसे ही नीचे जाएंगे तो वहां पर हमको हॉट वाटर मिलेगा। बात समझ में आई है? वहां पर क्या मिलेगा हमको? हॉट वाटर। आप देखेंगे पोल्स पर क्या होता है, पोल्स पर तो बर्फ जमी रहती है, ठीक है, लेकिन नीचे जाएंगे तो पानी मिलेगा, ठीक है। तो नीचे बेसिकली गर्म रहता है, पानी जो है वो गर्म रहता है, ऊपर जो है वो बर्फ जम जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से यहां पर हमको पॉइंट क्या मिला है, यहां पर हमको मिला है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम रीजन में, पोल और ये इक्वेटिक ये वाला रीजन नहीं, और टेम्परेट जोन नहीं, पोल्स किसी भी एक जगह पर देखेंगे आप। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि प्लांट ऐसा थोड़ी है कि प्लांट आप लेकर मूव कर जाएंगे इक्वेटर से, चलो भाई पोल पे चल रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, प्लांट थोड़ी ले जाएंगे हम, तो एक ही जगह पर प्लांट बनेगा। तो जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, सरफेस में ऊपर और सरफेस में नीचे, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर करंट फ्लो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर करंट वेरी करते हैं। नाउ इन केस ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्जन हम करते हैं किस चीज का, ये जो वाटर फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस वाटर फ्लो के मूवमेंट का हम एडवांटेज उठाते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, द ओशंस कैन बी कंसीडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कलेक्टर एज इट कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये हमने शुरू में बात बताई थी। नाउ देयर इज अ डिफरेंट temperature between different layers. This is because of the heat input from the sun at the surface of the ocean. The surface at the top of the ocean are warmest, and gradually the temperature decreases within depth. But in the polar region, the temperature of the surface of the ocean is low, so there is no gradual change in the temperature. बात समझ में आती है? तो प्रिंसिपल क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल को हम कैसे कह सकते हैं? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओशन थर्मल पावर प्लांट इज दैट इट यूटिलाइज द वार्म वाटर टू हीट एंड वेपोराइज ए लिक्विड और वर्किंग फ्लूइड, एंड दिस वर्किंग फ्लूइड डेवलप प्रेशर और द फोर्स इज टू evaporate the expanding vapors run through a heat engine. बात समझ में? अब इसको समझ लीजिए, इस फिगर के अंदर समझ लीजिए, जो फिगर है ना, ये फिगर हमने बना रखी, ठीक है, ये वाली फिगर समझ ली। इसके अंदर हमने एक लिक्विड भर रखा है जो कि बेसिकली एवेपोरेट हो जाता है। ये ट्यूब्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ट्यूब्स, ये जो ट्यूब्स बनी हुई है, तो इसको भी हम पानी के अंदर डुबो देंगे। इस पूरे प्लांट को हम क्या कर देंगे, पानी के अंदर सबमर्ज कर देंगे। और यहां पर एक पंप लगा हुआ है, इस पंप को, ये पंप तो बेसिकली रन होगा, और यहां से पानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये क्या होगा, यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पे जो वर्किंग फ्लूइड है, ये वेपराइज होकर यूं मूव करने लगेगा। और यहां पर हमने क्या चीज लगा रखी है, दिस इज द टरबाइन। मैंने कल बताया था, ये आपको टरबाइन का सिंबल है। इस टरबाइन से जब पास होगी तो टरबाइन क्या होगा, रोटेट करने लगेगा, और वर्किंग फ्लूइड फिर वापस आ जाएगा इधर। बात समझ में आ रही है? वर्किंग फ्लूइड फिर वापस आ जाएगा और पंप के जरिए वापस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चैम्बर है उसके अंदर वापस दे दिया जाएगा। Now you see here water in 15 degree Celsius and water out at 10 degree Celsius.
Why? Because water loses its energy and give the heat energy to the working fluid. Working fluid कहां पर है? यहां पर है. वर्किंग फ्लूइड कहां पर है? यहां पर. अब वो वर्किंग फ्लूइड क्या होता है उसको जानने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में बस इतना काफी है आपके ये समझ में आ जाए. बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ difference in temperature, we used to have the heat energy of water, and the working fluid get converted to the vapors because of the heat of the water, and it moves in a tube like structure and passes through the turbine, then come back to its original position or the original vacant place. और ये जो टरबाइन है, once the turbine move, that then we can convert it into electrical energy. बात समझ में आ गई? इसको फिर हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. और ये चीज आमतौर से सरफेस के हम ऊपर रखते हैं. ठीक है, इसका पता नहीं मैंने कोई फोटो लगाया है या नहीं लगाया, पहले से इसका कोई फोटो नहीं लगाया मैंने. ठीक है, तो इसके बारे में हम राइट अप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल दे दें, या आप लोगों के लिए इतना काफी है. एनसीईआरटी के अंदर कुछ ज्यादा दिया हुआ भी नहीं है. ठीक है, तो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा इसके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है. तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सीबीएसई वाले भी हैं. सो ऑल दोज स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस पावर प्लांट इन डिटेल. ओके, आगे बढ़ते हैं. कुछ 2 क्वेश्चंस भी बच्चों मैंने रख लिए हैं यहाँ पर. ये बेसिकली कौन से क्वेश्चंस हैं? ये एमसीक्यूज हैं और इनको करना भी जरूरी है. Which is the ultimate source of energy? Ultimate source of energy कौन सा होता है? वाटर होता है, सन होता है, यूरेनियम होता है, फॉसिल फ्यूल होता है. तो अभी हमने बात करी थी कि सन होता है. ये पूछा भी गया है इम्तिहान के अंदर. ये आसान सा सवाल जरूर लगता है, बट ये कई बार पूछा गया है मुख्तलिफ आपके इम्तिहानों के अंदर. ठीक है, अलग अलग इम्तिहानों के अंदर इसको पूछा गया है. कोई बच्चा कुछ कह रहा है सन. ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है? आमतौर से कोल होता है. कोल के अलावा आपके डीजल भी हो सकता है. डीजल के अलावा आपके पेट्रोल भी हो सकता है. पेट्रोल, पीई. ओके, पेट्रोल भी हो सकता है. पेट्रोल के बाद न्यूक्लियर फ्यूल भी हो सकता है. न्यूक्लियर फ्यूल भी हो सकता है, कल हमने बात करी थी. तो ये सारे यूज होते हैं. इन सबको अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये बेसिकली कैसे फ्यूल है? ये कैसे फ्यूल है? कोई बता सकता है? फॉसिल फ्यूल. ये सारे बेसिकली फॉसिल है. और सारे के सारे कैसे? सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं. सारे के सारे कैसे? नॉन रिन्यूएबल है. तो इस बात को मैं बार बार इसीलिए डिस्कस करता हूं कि आपके समझ में आ जाए. तो वाटर यूज नहीं करते. यूरेनियम, हर जगह यूरेनियम नहीं होता. बायोमास भी नहीं होता. बायोमास तो होता ही नहीं है. तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज, इसको मिटाकर लिखता हूं, ये बेसिकली आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आज मैं कुछ ज्यादा ये एमसीक्यूज नहीं लिए क्योंकि मुझे आज बहुत सारे आपके वो पढ़ाने भी था जो टॉपिक रह गए थे. तो बच्चों ये है, बहुत सारे जो आपके वीडियोस हैं जो YouTube पर भी अवेलेबल नहीं है, वो हम ऐप और वेब पर क्या नाम है अपलोड करेंगे, तो आप वहां से भी देख पाएंगे. ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कल या परसों से वहां पर अपलोड करना शुरू करूंगा और उसका लिंक मैं ग्रुप्स के अंदर भेज दूंगा. बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो यूजलेस है, जिनको मैं कराना नहीं चाहता. बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करना बहुत जरूरी है. तो वो हमें देख के समझ में आ जाता है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड में अपनी फील्ड को बहुत साल पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं. तो हम लोग उसको देखकर छांट कर फिर आपके सामने रखेंगे. बहुत सारे सवाल रखना जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल रखना जरूरी है जो कि आपके इंटरेस्ट में भी काम आए या फिर वाइवा के ऊपर काम आए. हो सकता है कल हम कुछ वर्क करें वाइवा के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का वाइवा है 7 तारीख को. तो कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप एंट्रेंस को फिलहाल साइड में रखकर और थोड़ा सा हमारे वाइवा को समझा दें. तो साइड में नहीं रखा जाएगा एंट्रेंस के साथ साथ वाइवा भी तैयार हो जाएगा. वाइवा अगर तैयार हो रहा है तो एंट्रेंस भी तैयार हो रहा है. ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस तैयार नहीं हो रहा. और जो बच्चे बोर्ड देंगे ना सीबीएसई वाले, तो उनको भी जो है वो आसानी होगी. ठीक है, इंशाल्लाह उससे. तो कल फिर क्लास होगी इंशाल्लाह. आज हम क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं. ओके,
किसी को कुछ कहना हो तो मुझसे कह सकता है व्हाट्सएप पर। ओके ठीक। Okay. ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।